बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डीड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त तौर पर पहुँच सके। चलें, आज का हम प्रॉपरली अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वही बात कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर की एंडिंग से स्टार्ट लेंगे। जैसे एज़ यूजुअल हम हिस्ट्री को एक प्रॉपरली एक सीक्वेंस से चला रहे हैं तो उसी सीक्वेंस से चलेंगे। हालांकि बुक के अंदर अगर बात की जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं है, लेकिन डे स्टूडेंट हिस्ट्री कनेक्टिविटी का नाम है तो इसी वजह से लास्ट लेक्चर बेनज़ीर भुट्टो के इरा के ऊपर एंड किया था हमने। 1990 के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद 1990 से लेकर 1993 तक यानी कि 3 साल तक मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ उनका दौरे हुकूमत शुरू हो जाते हैं। तो उनके दौरे हुकूमत को पढ़ते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में भी उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कुछ की थी और इस तरीके से सो ऑन वो लेके चले थे। After the dismissal of the Benazir Bhutto, first government caretaker governments were formed in the country and elections were held in 1990. इस तरीके से साफ ज़ाहिर है कि जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है और आखिरकार 1990 के अंदर 1990 के अंदर नए इलेक्शन हो जाते हैं। इन दीज इलेक्शंस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऑफ द इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। टुडे स्टूडेंट एक बात ये है कि उस वक्त इनकी पार्टी का नाम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद होता है। पाकिस्तान पे मुस्लिम लीग नून नहीं होता बल्कि इस्लामी जमहूरी पार्टी के इनके मेंबर होते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये इलेक्ट हो जाते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। ही वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड दैट वाज हिज फर्स्ट टेन्योर। After becoming the Prime Minister, Mia Mohammad Nawaz Sharif made several reforms to strengthen his government and get the country out of the political and economic crisis, some of which are as follows. तो जब वो यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर आ जाते हैं तो इस तरीके से वो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करते हैं। हिज बेसिक पर्पस वाज टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसका मतलब कि मकसद ये होता है, इसी वजह से वो कुछ रिफॉर्म्स करते हैं ताकि उनका मानना ये होता है कि उनको किसी तरीके से बेहतर किया जा सके। सबसे पहले वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स करते हैं। तो डे स्टूडेंट्स एक इनकी पॉलिसी शुरू से ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या इनकी पार्टी की पॉलिसी है कि ये ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं। इनका मानना मतलब कि ये क्या चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अगर बिज़नेस को डेवलप किया जाए तो इस तरीके से आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात की जाए, एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1990 विच इनकरेज्ड द प्राइवेट सेक्टर, जिसका मकसद था कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए। इन 1991 ए प्राइवेटाइजेशन कमीशन वाज सेट अप, एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया गया। इट्स पर्पस वाज टू एडवांस द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द नेशनल यूनिट्स रनिंग इन लॉस, कि ख़ास तौर पर उन इदारों को जो कि प्राइवेट किया जा सके, जो कि खसारे में जा रहे हैं, जो कि लॉस में जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के वो इदारे जो कि लॉस में जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। इनका मतलब कि इनकी पॉलिसी इन्होंने ये अडॉप्ट की थी अपने फर्स्ट टर्म के अंदर, जो कि 1990 से लेकर 1993 तक चला आ रहा है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन 1991 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन एग्रीकल्चरल पॉलिसी फॉर फार्मर्स एंड एलोकेटेड अमाउंट्स आर एस 10 करोड़ 100 मिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स। कि डे स्टूडेंट्स इस बात को हर एक पॉलिटिशियन बखूबी जानता है कि एग्रीकल्चर ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की बैकबोन है। इसी वजह से हर की कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आई जाए, फार्मर्स को खुशहाल किया जाए। अनफॉर्चुनेटली आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये अभी तक पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो सब पाया, लेकिन कोशिश ज़रूर की। इस तरीके से इन्होंने 10 करोड़ रुपीज़ मुख्तस की है, 100 मिलियन, जो कि फार्मर्स की डेवलपमेंट के ऊपर बेस कर रहे थे। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चरल मशीनरी, मेडिसिन्स एंड अदर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स वाज वेव्ड, कि ख़ास तौर पर इंपोर्ट ड्यूटी
جو کہ مثال کے طور پہ ایگریکلچرل مشینری ہو گئی، آپ کوئی بھی ہل، ٹریکٹر، اس طریقے روٹاویٹر یا یہ والی جو بھی چیزیں آپ خریدتے ہیں، ان کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی کو منیمائز کر دیا گیا۔ اس طریقے سے کوئی آپ میڈیسنس، خاص طور پہ میڈیسن سے مراد یہاں پر سپرے وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی یعنی کہ ایگریکلچرل میڈیسنز آپ پرچیز کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ڈیوٹی کو کم سے کم کیا گیا۔ ملینز آف ایکرز آف لینڈ were distributed among the tenants and they were given ownership، کہ خاص طور پر بہت ساری لینڈز کو عام لوگوں کے اندر، مزارعین وغیرہ کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ وہ اس سے زیادہ پروڈکٹیوٹی حاصل کر سکیں۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اپنے لیکچر کو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کی فردر ریفارمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ڈو رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس، ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ۔ اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ۔